नमस्कार। आज अपन देख रहे हैं कार्यपालिका के संदर्भ में। कार्यपालिका किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है और इसके क्या कार्य है, इस संदर्भ में अपन आज चर्चा कर रहे हैं। ये टॉपिक आपका बीए पार्ट फर्स्ट पेपर का है, राजनीति विज्ञान के मूल आधार। और पिछली कक्षा में अपन ने व्यवस्थापिका के संदर्भ में देखा था। तो यह कार्यपालिका किसे कहते हैं, कार्यपालिका क्या महत्व है। तो कार्यपालिका का अपने आप में बेहद महत्व है और एक विद्वान इस संदर्भ में हुए हैं जिन्होंने कहा है, गिलक्रास्ट ने कहा है कि कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को कार्य में परिणत करता है। यह वह दूरी है इसके चारों ओर राज्य का वास्तविक प्रशासनिक यंत्र घूमता है, ये गिलक्रास्ट कहते हैं। दूसरे विद्वान हैं डॉक्टर फाइनर। ये कहते हैं कि व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा हो चुकने के बाद शेष सभी शक्तियां जो बची हुई हैं वो कार्यपालिका के पास रहती हैं और बिहार में प्राय सरकार शब्द का प्रयोग कार्यपालिका के लिए ही किया जाता है। एक विद्वान और हैं कोरी। ये कहते हैं कि सरकार के इस अंग का महत्व बताते हुए उन्होंने लिखा है कि कार्यपालिका सरकार का सार है, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका इसके संवैधानिकरण के यंत्र मात्र है। कार्यपालिका के अर्थ के संदर्भ में कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जिसका कार्य व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को कार्य रूप में परिणत करना और उनके आधार पर प्रशासन का संचालन करना होता है। और राष्ट्रपति से लेकर के साधारण पुलिसमैन तक प्रशासन से संबंधित प्रत्येक कर्मचारी कार्यपालिका का ही अंग होता है। कार्यपालिका के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एक होता है राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरी होती है स्थायी लोक सेवाएं। राजनीतिक कार्यपालिका जिसे अपन कहते हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, वह सदन कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका हुआ। और दूसरा स्थायी लोक सेवाएं। स्थायी लोक सेवाएं वो हैं जो कि हम कर्मचारी हैं, हमारी नियुक्ति की जाती है, किसी की 60 साल तक, किसी की 62 साल तक, किसी की 65 साल तक। ये स्थायी लोक सेवाएं होती हैं जो अपनी योग्यता के आधार पर परीक्षा पास करके और ये इनकी रिक्रूट भर्ती करके इनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये अपने निश्चित समय तक जिनका कार्यकाल 60, 62, 65 तक होता है, विभिन्न सेवाओं के माध्यम से सेवाएं करते हैं। यानी राजनीतिक कार्यपालिका होती है, ये 5 साल तक होती है और पुनः इलेक्शन के बाद में जो भी सरकार बनती है उसके माध्यम से कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से बनाई जाती है। हालांकि अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से कार्यपालिका अस्तित्व में आती है। कार्यपालिका के प्रकार के संदर्भ में अपन देखते हैं कि कार्यपालिका के कई प्रकार हैं। पहला प्रकार हम देखते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। अब नाम मात्र की कार्यपालिका का तात्पर्य उस पदाधिकारी से होता है जिसे संविधान के द्वारा समस्त प्रशासनिक शक्ति प्रदान की गई हो, लेकिन जिसके द्वारा बिहार में उस प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाए। प्रशासन का संपूर्ण कार्य उसी के नाम पर होता है, किंतु बिहार में इन कार्यों को वास्तविक कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। दूसरे शब्द में अपन कह सकते हैं कि नाम मात्र कार्यपालिका प्रधान राज्य करता है, शासन नहीं करता। वो राज्य करता है, शासन नहीं करता। जैसे इंग्लैंड का सम्राट और भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र कार्यपालिका के हम उदाहरण पेश कर सकते हैं। वास्तविक कार्यपालिका है वो ब्रिटेन और भारत की जो मंत्री परिषद है, यह वास्तविक कार्यपालिका है। नाममात्र की और वास्तविक कार्यपालिका यह भेद केवल संसदात्मक शासन व्यवस्था में ही पाया जाता है।
अमेरिका जैसे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाले देश में तो राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का नामधारी यानी कि दोनों ही प्रकार का वो होता है, यानी कि वो नामधारी और वास्तविक प्रधान होता है अमेरिका जैसे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाले देश में। दूसरी प्रकार की पाई जाती है एकल और बहुल कार्यपालिका। एकल और बहुल कार्यपालिका अपन वर्तमान समय में अमेरिका का राष्ट्रपति एकल कार्यपालिका का उदाहरण हम दे सकते हैं। इसके अलावा हम इंग्लैंड, भारत आदि संसदीय शासनों की कार्यपालिका को भी हम एकल कार्यपालिका कह सकते हैं, क्योंकि जो कि इन देशों में जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर एक इकाई की भांति कार्य करती है और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष तथा प्रभावशाली नियंत्रणकर्ता होता है। अतः प्रधानमंत्री को कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कहा जा सकता है। इस प्रकार संसदीय शासन एकल कार्यपालिका का ही उदाहरण होता है। बहुल कार्यपालिका का मतलब है कार्यपालिका के ऐसे प्रकार से है जिसके अंतर्गत अंतिम रूप से कार्यपालिका शक्ति किसी एक व्यक्ति में न होकर व्यक्तियों के एक समूह में निहित होती है। ऐसी जो बहुल कार्यपालिकाएं हमको प्राचीन काल में एथेंस, स्पार्टा इत्यादि देशों में देखने को मिलती थी और वर्तमान काल में हम देखते हैं तो स्विट्जरलैंड में देख सकते हैं और 1991 के विभाजन से पूर्व सोवियत संघ में भी जो वहाँ की प्रेसिडियम थी वो इसी प्रकार की बहुल कार्यपालिका उदाहरण है, जिसमें 39 सदस्य हुआ करते थे। और तीसरे प्रकार की होती है संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। ये संसदीय कार्यपालिका और अध्यक्षात्मक कार्यपालिकाएं जो होती हैं ये संसदीय कार्यपालिका में कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के साथ गठबंधन रहता है और इसके अंतर्गत कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका अर्थात संसद में से ही किया जाता है। और जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है जिसकी अपन बात कर रहे थे अमेरिका के संदर्भ में, तो ये अध्यक्षात्मक कार्यपालिका उसे कहते हैं जो व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग रहती है। संविधान के द्वारा दोनों की शक्तियाँ बटी रहती हैं और वे एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका उदाहरण है। वहाँ राष्ट्रपति तथा उसके सचिव कांग्रेस से पूरी तरीके से अलग तथा स्वतंत्र होते हैं। चौथे प्रकार की जो कार्यपालिका हमारी होती है वो कार्यपालिका होती है पेत्रक और निर्वाचित कार्यपालिका। अब पेत्रक और निर्वाचित दो चीज़ें हैं। पेत्रक का मतलब जहाँ पर राजा राज्य का प्रधान होता है और इसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा या बेटी उस राज्य का उत्तराधिकारी होता है या गद्दी पे बैठता है। उस पद्धति को हम पेत्रक कार्यपालिका कहते हैं। वर्तमान में हम इंग्लैंड में भी देखते हैं। इंग्लैंड का सम्राट इसी प्रकार का है। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम, जापान, नेपाल, अफगानिस्तान, इथोपिया आदि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ इस प्रकार की कार्यपालिका आज भी देखने को मिलती है। और निर्वाचित कार्यपालिका हम उसे कहते हैं जहाँ पर राज्य का अध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, उसे निर्वाचित कार्यपालिका कहा जाता है। जैसे भारत में फ्रांस, इटली, अमेरिका आदि देशों में इस प्रकार की कार्यपालिका होती है। अब अपन देखते हैं कार्यपालिका की एक तरीके से नियुक्ति की विधि, किस प्रकार से कार्यपालिका के प्रधान को चुना जाता है, उसकी किस प्रकार से नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं वंशानुगत पद्धति है। एक वंशानुगत पद्धति में भी वही आता है जो अपन पेत्रक के बारे में अभी चर्चा करी थी कि इस संदर्भ में इस पद्धति में राजतंत्रीय शासन से है। इसका मतलब इसमें पद की अवधि आजीवन है और उत्तराधिकार एक तरीके से राजा का ज्येष्ठ जो भी होता है ज्येष्ठाधिकार कानून द्वारा शासित होता है। और इस प्रकार की स्थिति अभी अपन चर्चा करी थी ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क आदि देशों में देखने को मिलती है। दूसरा है निर्वाचन पद्धति में जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन। जैसे कुछ राज्यों में कार्यपालिका प्रधान का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जैसे यहाँ कुछ देश हैं जैसे बोलीविया है, मैक्सिको है, ब्राज़ील है, पेरू इत्यादि देशों में राष्ट्रपति को आम जनता सर्वसाधारण
जनता ही निर्वाचित करती है। अगला तीसरा जो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, इस पद्धति के अंतर्गत सर्वसाधारण जनता द्वारा एक निर्वाचक मंडल का निर्वाचन किया जाता है और इस निर्वाचक मंडल द्वारा कार्यपालिका प्रधान का निर्वाचन किया जाता है। और जैसे हम इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति के संदर्भ में इस पद्धति को देख सकते हैं और अभी अभी वहाँ अमेरिका में इसी तरीके से निर्वाचन हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप है वो हार गए हैं। चौथा अपन देखते हैं व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन। व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन, इस पद्धति में कार्यपालिका को व्यवस्थापिका द्वारा चुना जाता है और इस प्रकार की स्थिति भी पूर्व सोवियत संघ में हम देख सकते हैं और स्विट्जरलैंड में वर्तमान में भी हम देख सकते हैं। इस प्रकार की ये जो कार्यपालिका नियुक्ति की जो विधि है वो हैं। अब अपन आगे देखते हैं कि कार्यपालिका के कार्य कौन कौन से हैं। तो कार्यपालिका के मूल रूप से अनेकों कार्य हैं। उन कार्यों में से हम देख रहे हैं कि पहला जो कार्यपालिका का जो कार्य है वो आंतरिक शासन संबंधी कार्य है। यानी कार्यपालिका का मतलब ही शासन व्यवस्था संबंधित है, देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखने से है संबंधित है। तो पहला आंतरिक शासन संबंधी कार्य आता है और आंतरिक शासन संबंधी कार्य में हम देख सकते हैं कि किसी भी देश या समाज के लिए सबसे पहली आवश्यकता जो होती है वो होती है उस समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने की, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था होती है और शांति और व्यवस्था बनाए रखना इस कार्यपालिका का ही कार्य होता है। और इसके अलावा जो अन्य जो प्रशासन संबंधी जो भी कार्य है इसमें आते हैं, आंतरिक कार्य जो आते हैं तो उसमें व्यापार से संबंधित, यातायात से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, अनेकों प्रकार की सुविधाओं से संबंधित ये कार्य आते हैं। कृषि पर भी नियंत्रण और या बहुत सारे कार्य कार्यपालिका द्वारा किए जाते हैं। इन कार्यों के संपादन के लिए कार्यपालिका द्वारा बहुत बड़ी संख्या में राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियुक्तियां भी की जाती हैं और इन अधिकारियों को जिनकी नियुक्ति की जाती है उनकी पदोन्नति भी की जाती है, प्रमोशन भी उनका किया जाता है। अवनति, यदि वो गलत कार्य करते हैं तो उनको एक तरीके से पद से हटा भी देते हैं, पदच्युत भी कर देते हैं, उनकी पदोन्नति को वापस बैक भी कर देते हैं। ये सब कार्यपालिका के कार्य हैं। और पदाधिकारियों की नियुक्ति और उन्हें निर्देश देने कार्य के माध्यम से कार्यपालिका वास्तविक प्रशासन पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखती है। तो कार्यपालिका का ये जो आंतरिक शासन संबंधी कार्य है, जो इसका प्रशासन संबंधी कार्य है, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा इसका जो कार्य आता है महत्वपूर्ण, वो है वैदेशिक संबंधों का संचालन, विदेशों संबंधित संबंधों का संचालन। और विदेशों संबंधित जो कार्यों का संचालन के लिए, जैसे हमारा कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो एक देश में हमारे देश का एक प्रतिनिधि नियुक्त करता है, जिसको हम एम्बेसडर बोलते हैं, राजदूत, जो हमारे देश की वहाँ जो भी समझौते इत्यादि होते हैं उसके माध्यम से होते हैं और वहाँ हमारे देश के प्रति क्या गतिविधियाँ हो रही हैं उनकी सारी सूचनाएं हमारे देश को उसके माध्यम से मिलती हैं। वो एक तरीके से हमारे देश का प्रतिनिधित्व करता है दूसरे देश के अंदर, राजदूत, और जहाँ वो निवास करता है उसको एम्बेसी बोलते हैं। और कार्यपालिका विदेशों में अपने देश के प्रतिनिधि जो नियुक्त करती है, दूसरे राज्यों के साथ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक संधियाँ संपन्न करती है और विविध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग भी लेती है। तो ये अनेक प्रकार के जो वैदेशिक संबंध है, एक देश के साथ में दूसरे देश के साथ, एक देश दूसरे देश के साथ में जो संबंधों का संचालन जो होता है वो कार्यपालिका ही करती है। तीसरा कार्य होता है इसका सैनिक कार्य। सैनिक कार्य में सामान्य तौर से हम देखते हैं कि राज्य की जो कार्यपालिका का प्रधान होता है वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है और तीनों सेनाओं के जो अंग हैं थल, जल और वायु का प्रधान के रूप में कार्य करता है और विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा करना कार्यपालिका का ही महत्वपूर्ण कार्य कहा जाता है। तो ये सैनिक कार्य भी इसका महत्वपूर्ण कार्य कार्यपालिका का होता है। चौथा आता है विधि निर्माण के संदर्भ में कार्य। अब कानून के निर्माण के संदर्भ में भी कार्यपालिका कार्य करती है। खासतौर से संसदात्मक शासन में तो कार्यपालिका विधि निर्माण के क्षेत्र में व्यवस्थापिका का नेतृत्व करती है और विशेष परिस्थितियों में लोकप्रिय सदन को भंग करते हुए
नवनिर्वाचन का आदेश दे सकती है। इसके अलावा जिस समय व्यवस्थापिका अधिवेशन में नहीं होती है, व्यवस्थापिका अधिवेशन में नहीं होती है, उस समय आवश्यकता पड़ने पर कार्यपालिका ही अध्यादेश जारी करती है, जो विधि के समान ही प्रभावी होते हैं और वर्तमान समय में कार्यपालिका को प्रदत्त व्यवस्थापन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के माध्यम से भी बहुत अधिक शक्तियाँ प्राप्त हो गई हैं। अगला जो वित्तीय कार्य आता है, हालांकि जो वार्षिक बजट है उसको स्वीकृत करने का कार्य तो व्यवस्थापिका ही करती है, लेकिन बजट का प्रारूप तैयार करने का कार्य कार्यपालिका ही करती है और कार्यपालिका वित्त विभाग आय के विभिन्न साधनों द्वारा प्राप्त आय के खर्च या उपभोग पर विचार विमर्श करता है। अगला जो कार्य आता है इसका न्याय संबंधी कार्य है। ये न्याय संबंधी कार्य भी महत्वपूर्ण है कार्यपालिका का। सभी देशों में कार्यपालिका प्रधान को क्षमादान का अधिकार प्राप्त होता है। क्षमादान का अधिकार प्राप्त होता है यानी किसी भी देश की जो सुप्रीम कोर्ट होती है, सर्वोच्च न्यायपालिका होती है, वो अपराधी को सजा दे देती है, तो उसके बाद में एक मात्र रास्ता बचता है उसके बचाव का, जो कार्यपालिका प्रधान के पास बचता है। और इसके अनुसार कार्यपालिका न्यायपालिका द्वारा किसी भी व्यक्ति को जो दंड जिसको दिया जाता है उस पर दया करके उसके दंड को कम भी कर सकती है, उसे क्षमादान भी कर सकती है, और जैसे किसी को मृत्युदंड दे दिया हो तो उसको आजीवन कारावास में भी बदल सकती है। इस प्रकार से हमारे देश का जो राष्ट्रपति है उसको भी इस प्रकार की शक्ति प्राप्त है और ये कार्यपालिका की एक महत्वपूर्ण न्याय संबंधी एक शक्ति होती है। अगला और अंतिम जो कार्यपालिका के कार्यों में आता है वो है विविध कार्य। विविध कार्यों में अनेक प्रकार की कार्यपालिका कार्य करती है और अनेक देशों में अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं कार्यपालिका के। और जैसे कार्यपालिका के प्रधान को उपाधियां वितरण करने का अधिकार भी होता है। कुछ देशों में विशिष्ट सेवा के बदले में उनको पेंशन भी दी जाती है। अनेक प्रकार से सहायता देने का अधिकार भी कार्यपालिका को होता है। और हम कह सकते हैं कि जो जनकल्याणकारी राज्य की विचारधारा आज पूरे विश्व में व्याप्त है, उसके आधार पर भी कार्यपालिका के कार्यों में आज निरंतर वृद्धि होती जा रही है। आज कार्यपालिका के संदर्भ में आपको ये बताया गया है कार्यपालिका का महत्व क्या है, कार्यपालिका के प्रकार क्या हैं, कार्यपालिका की नियुक्ति के आधार क्या हैं और कार्यपालिका के कार्य क्या क्या हैं। तो ये विभिन्न देशों की शासन व्यवस्थाओं के अनुसार ये आपका जो अध्याय है इसमें अलग अलग देशों की कार्यपालिकाओं को वृत्तांत अलग दिया जाता है। इस संदर्भ में आज अपन ने चर्चा की। धन्यवाद।